हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है एको वैली। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल एज्ड वुमन केट को दिखाते हुए जो लाइफ के एक बहुत ही डिप्रेसिंग फेज से गुजर रही है। जिंदगी के सफर में खुद को लिटरली घसीट रही है बेचारी। एक्चुअली बस कुछ महीने पहले ही अपना लाइफ पार्टनर पैटी को खोया था उसने। वो हादसा इतना अचानक था, इतना अनएक्सपेक्टेड था कि केट कभी उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाई। अभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है उसे। 9 महीने हो चुके हैं उस हादसे को, लेकिन अभी भी केट उसी लूप में फंसी हुई है। कुछ भी करने का मन नहीं करता उसका। ऐसा फील होता है जैसे उसके जीने की चाहत ही खत्म हो चुकी हो। लेकिन ऐसा कब तक चलता? जिंदा रहने के लिए उसे पैसों की भी तो जरूरत थी। पहले वो और पैटी दोनों ही बच्चों को हॉर्स राइडिंग लाइसेंस दिया करती थी, लेकिन उस हादसे के बाद से उसने वो भी बंद कर दिया था, जिस कारण से उसके सारे सेविंग्स खत्म हो चुके थे। फाइनली एक दिन जब उसने देखा कि उसके घर की छत टूट रही है, तब जाके होश लौटा उसका। वो समझ गई कि उसे खुद को संभालना होगा। दिस इज द हाई टाइम, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। तो एक नए शुरुआत की तलाश में वो जा पहुंचती है अपने एक्स हस्बैंड रिचर्ड के पास कुछ पैसों का इंतजाम करने। ये केट का फर्स्ट हस्बैंड था। इनसे डिवोर्स होने के बाद ही उसने पैटी से शादी करी थी। अब उनके बीच एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था और रिचर्ड को पैटी के सडन डेथ के बारे में सब कुछ पता भी था, इसीलिए वो केट की हालत समझ पा रहा था। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ले। अब उसका अपना एक परिवार है, उनका भी फ्यूचर है, और कितनी बार मदद करे वो केट की। उसे पता है केट डिप्रेशन के चलते एक के बाद एक क्लासेस कैंसिल कर रही है। ऐसे तो नियर फ्यूचर में उसके पास काम ही नहीं बचेगा। तब रिचर्ड उसे पैसे दे तो देता है, लेकिन साथ में बहुत समझाता भी है। केता कहता है कि अगर उसे नई शुरुआत करनी ही है तो वो क्यों ना उस फार्म को बेच दे, अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन केट राजी नहीं होती। उस फार्म से पैटी की बहुत सारी यादें जुड़ी है, उसे कैसे भुला दे वो। बातों बातों में उनके बीच किसी क्लेयर को लेकर भी बात शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है क्लेयर उनकी बेटी है जिसे ड्रग्स की बुरी लत लग चुकी है। पूरा साल कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। सिर्फ जब पैसा खत्म हो जाता है तब उसे अपने माँ बाप की याद आती है। तब रात के 3 बजे हो या दोपहर के 3 बजे दरवाजा खटखटाने से हिचकिचाती नहीं वो। रिचर्ड ने तो पहले ही उसे एंटरटेन करना बंद कर दिया था और वो केट से भी वही करने के लिए कहता है। लेकिन एक माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। शायद इसीलिए अगले ही दिन जब क्लेयर अचानक ही उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती। वो तो उल्टा खुश हो जाती है जिंदगी के इस नए पड़ाव में उसे अपने बेटी का साथ मिलेगा ये सोचकर। लेकिन रिचर्ड की बात भी गलत नहीं थी। वो भी उसे अगले ही दिन पता लग जाता है जब क्लेयर उससे एक नई फोन की मांग करती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका फोन पानी में फेंक दिया था। वो फोन जो बस कुछ दिन पहले ही केट ने खरीद कर दिया था उसे, अपना लास्ट सेविंग खर्च करके। लेकिन क्लेयर को तो कोई परवाह ही नहीं थी। ना उसे अपनी माँ के मेंटल कंडीशन के बारे में कोई खबर थी, ना उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में कोई आइडिया था। उसके लिए तो मजाक था सब कुछ। कोई गिल्टी फीलिंग नहीं था उसमें। उल्टा वो तो ये कहकर हंसने लगती है कि उसने भी रायन से बदला लिया है। अपने फोन के बदले उसने रायन का पूरा बैग ही फेंक दिया है पानी में। और तो और वो केट के आईपैड में लॉगिन करके उसे रायन के मैसेजेस भी दिखाती है, जो कि सीरियसली फ्रीक आउट कर रहा था। इस पॉइंट पे केट को खराब तो लगता है अपनी बेटी की इनसेंसिटिविटी देखकर, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वैसे भी क्लेयर ऑलरेडी अपने ड्रग एडिक्शन से लड़ रही थी। काफी डिफिकल्ट होता है ये फेस। ऊपर से उसे डांट के उसे और परेशान करना नहीं चाहती थी केट। क्या पता नाराज होकर वो फिर से कहीं गायब हो जाए। तो वो चुपचाप उसे एक नया फोन खरीद कर देती है और दोनों माँ बेटी बाहर खाना भी खाते हैं। पूरा दिन बहुत एंजॉय करते हैं दोनों, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन रात होते ही अचानक ही कोई दस्तक देता है उनके दरवाजे पर। पता चलता है ये रायन है, क्लेयर का बॉयफ्रेंड। उसकी हालत बहुत खराब हो रखी थी, किसी ने पिटाई करी थी उसकी, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी साउंड कर रहा था। उनके बातों से हमें पता चलता है क्लियर ने उसका जो बैग फेंका था उसमें 1/2 किलो ड्रग्स था, जो उनके ड्रग डीलर जैकी ने रायन को दिया था रखने के लिए। इसीलिए ही तो रायन उतना पैनिक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था जैकी उसकी जान ले लेगा। हुआ भी वही। सुबह क्लियर के निकल जाने के बाद उसने रायन की बहुत पिटाई करी और उसे धमकी भी दी कि अगर वो जान से बचना चाहता है तो उसे उसकी माल वापस कर दे या फिर उसकी कीमत दे दे। अब डर के मारे रायन ने उससे ये कह दिया था कि माल क्लियर के पास है, मतलब अभी जैकी उसके पीछे पड़ चुका है। वो कहीं भी रहे जैकी ढूंढ निकालेगा क्लियर को और शायद जान से भी मार डालेगा।
अब नेचुरली इसे सुनकर क्लेयर की तो हालत खराब हो जाती है और वो उसी वक्त रायन के साथ कहीं निकल जाती है, केट को कुछ भी इन्फॉर्म किए बिना ही, हमेशा की तरह। बट फॉर्चुनेटली इस बार वो अगले दिन ही वापस आ जाती है नशे में धुत होकर, जिसे देखकर केट को फिर से एक झटका लगता है, क्योंकि उसे तो लगा था उसकी बेटी हीलिंग जर्नी में है। तब तो वो कुछ कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन जब बाद में वो होश में आती है, केट उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्लियर को ना कुछ कहना था ना कुछ सुनना था। केट के किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता उस पर। वो तो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन इग्नोरेंस तो नहीं होता ना, और ना उस प्रॉब्लम से भागना होता है। क्लेयर को कुछ दिन के अंदर ही ये समझ आ जाता है, जब एक दिन सुबह सुबह जैकी उसके घर आकर उस पर हमला कर देता है। आखिरकार रायन और कब तक मार खाता रहता। एक पॉइंट पे उसे भी अपना मुंह खोलना ही पड़ा और उसने जैकी को इस घर का एड्रेस दे ही दिया। इससे हुआ ये कि अब क्लेयर के पास और कहीं छुपने की जगह बची नहीं रही। जैकी खुलेआम उसे मॉलेस्ट करता है, गंदे तरीके से उसे छूता है और तो और उसे सच उगलवाने के लिए उसे चोक करने की कोशिश भी करता है। पर सिर्फ इतना ही, ज्यादा कुछ होने से पहले केट उन्हें देख लेती है और उसके इंटरप्शन से क्लेयर बच जाती है। मगर इससे सारा प्रॉब्लम केट के गले पड़ जाता है। जैकी उसे भी धमकाता है और उसके गंदे नजर से केट भी बच नहीं पाती। इधर क्लेयर को लगता है उसके भाग जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो फिर से एक बार रायन के साथ गायब हो जाती है, लेकिन शाम को ही वापस भी लौट आती है, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी फूड सप्लाईज खरीदने के लिए। भले ही वो यही कहकर केट को उल्लू बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार केट उसके झांसे में नहीं फंसती। आफ्टर ऑल उसे रियलाइज हो चुका था कि रिचर्ड सही कह रहे थे, उनकी बेटी गॉन कैसे, वो कभी उस लत से बाहर नहीं आ पाएगी। ना उसके दोस्त जिन लोगों के साथ वो हैंग आउट करती है वो उसे कभी बाहर आने देंगे। तो इस बार केट उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती, बल्कि अपने पेंट्री में से कुछ खाने का बॉक्सेस दे देती है। लेकिन क्लेयर को तो पैसे ही चाहिए थे, तो वो पागलों की तरह हमला कर देती है अपने माँ पर। वर्बली एंड फिजिकली उन्हें अब्यूज करने लगती है, नाखूनों से उसे नोचती है, दांतों से काटती है, उसके बालों को खींच खींच कर उखाड़ने लगती है। और जब कुछ काम नहीं आता तो वो उनके पेट डॉग कूपर को किडनैप करने की धमकी देती है। कहती है अगर उसने पैसा नहीं दिया तो वो कूपर को ले जाकर किसी जंगल में छोड़ देगी, जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। क्लेयर इतना डेस्परेट हो चुकी थी कि उसे सही गलत का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था। अपने माँ को ही मानने लगी थी वो, जिसने आज तक कभी उसका बुरा नहीं चाहा, सबके अगेंस्ट जाकर उसका साथ दिया। लेकिन क्लेयर को तो ये सब कुछ भी याद नहीं था। नशे की तलब उसके दिल और दिमाग पर ऐसे कब्जा कर चुकी थी कि उसके अंदर एक हैवान जाग चुका था। कीट बिल्कुल हेल्पलेस थी उसके सामने। थैंकफुली इस बार रायन क्लेयर को संभालता है और उसे लेकर गायब भी हो जाता है। इधर कीट पड़ी रहती है एक बेजान लाश की तरह, पूरी तरीके से बिखर चुकी थी वो। जिंदगी के जिस नए पड़ाव की बस उसने शुरुआत ही करी थी, क्लेयर के आने से वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था। स्पेशली कल रात के बाद तो उसका सारा विल पावर ही खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी बार मौत आई हो उसे। सुबह बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे। वो तो जब उसके एक दोस्त लेस आती है तब उसके बुलाने से आंख खुलती है केट की। बाकी का दिन उसी के साथ बिताती है केट। दोनों मिलकर फार्म का बहुत सारा पेंडिंग काम खत्म करते हैं और रात को ड्रिंक करके बेपरवाह मस्ती भी करते हैं। लिज के प्रेजेंस से उसके विल पावर को फिर से जैसे एक बूस्ट मिल चुका था। उसी को काम पे लगा के केट फिर से एक बार कोशिश करती है अपने लाइफ को सुधारने की। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स भी आने लगे थे और फार्म का बाकी सारा काम भी आगे बढ़ने लगा था। एक तरह से केट ने खुद को मना ही लिया था कि यही उसकी किस्मत है, उसे ऐसे ही जीना होगा अकेले। सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी थी वो और स्लोली एंड ग्रेजुअली इस लाइफ से यूज्ड टू भी होने लगी थी। लेकिन उसकी ये कोशिश भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। इसके ठीक कुछ दिन बाद ही उसकी लाइफ में ऐसा तूफान उठता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही उलट पुलट हो जाती है। एक दिन रात को जब वो अपने घर में शांति से सो रही थी तो क्लेयर आती है उनसे मिलने। बहुत ही घबराई हुई लग रही थी वो रो रही थी और डर से कांप भी रही थी। केट नोटिस करती है उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। वो तो डर जाती है, उसे लगता है जैकी ने जरूर उसे हर्ट किया होगा। लेकिन बाद में पता चलता है यह कहानी तो कुछ और ही है। असल में ये खून क्लेयर का था ही नहीं, रायन का था, जिसका उसने खून कर दिया था। एक आर्गुमेंट के चलते पत्थर से उसके माथे पर वार करके मार डाला था उसे। तब तो वो गुस्से में थी, लेकिन अब क्लेयर को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। इसीलिए वो यहाँ आ गई अपनी माँ से मदद मांगने। आफ्टर ऑल उसे भी तो पता था इस वक्त उसका आखिरी सहारा उसकी माँ ही है।
लेकिन केट भी क्या करती, सिचुएशन ही ऐसा था कि कुछ समय के लिए तो वो भी बिल्कुल चुप पड़ चुकी थी, लेकिन उसे अपने बेटी को बचाना था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए वो पूरी जिम्मेदारी ही अपने ऊपर ले लेती है। क्लेयर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ मदद कर पाए, इसीलिए केट उसे कुछ कहती भी नहीं। पहले कुछ देर चुपचाप बैठ के अपने दिमाग में सारा प्लान रट लेती है, फिर क्लेयर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछती है, जैसे हादसे के वक्त वो लोग कहाँ थे, वहां उनका एंट्री लॉक्ड हुआ था या नहीं, झगड़े के वक्त उन्हें किसी ने देखा तो नहीं, वगैरह वगैरह। साथ में वो रायन का फोन भी मांग लेती है उससे, ताकि उसे भी डिस्पोज कर सके। फिर क्लेयर को सो जाने के लिए कहकर खुद निकल पड़ती है उस लाश को ठिकाना लगाने। हम देखते हैं वो एक ट्रेलर में उस लाश के साथ साथ कुछ हैवी वेट्स और एक बोट भी लोड करती है, फिर सारे चीजों को लेकर पहुंच जाती है मार्श क्रीक लेक के पास। डे टाइम में ये जगह एक काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, हर रोज कई लोगों का आना जाना रहता है यहाँ, लेकिन रात के वक्त इस तरफ कोई नहीं आता। केट को पता था ये लेक काफी डीप है और बड़ा भी, ज्यादातर लोग तो इसके सामने वाले हिस्से में ही स्विम करते हैं, जबकि पानी सबसे गहरा तो इसके सेंटर में है। तो वो बॉडी को इसी में डिस्पोज करने की डिसाइड करती है। उससे पहले रास्ते में रुक कर रायन के फोन को डिस्ट्रॉय करना नहीं भूलती वो। और फिर आता है असली पार्ट। वो लाश को अपने बोट में उठा के उसे लेक के बिल्कुल बीचों बीच ले जाती है और फिर हैवी वेट्स बांध कर उसे पानी में फेंकने की तैयारी करने लगती है। मगर ठीक तभी एक हादसा होता है। कहीं से कुछ बच्चे आकर हाजिर हो जाते हैं उस बीच पर और पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। डर के मारे केट का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी बोट उलट जाती है और लाश के साथ साथ वो खुद भी गिर जाती है पानी में। उसे आवाज तो बहुत जोर की होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली डिस्टेंस के वजह से वो बच्चे कुछ सुन नहीं पाती और केट भी सेफली वहां से निकल पाती है। घर आते आते सुबह हो चुकी थी, तो वो सबसे पहले अपने ट्रेलर और क्लेयर के गाड़ी को साफ करती है और फिर खुद एक लंबी बात लेती है। लाइफ में पहली बार जानबूझकर इतना बड़ा गुनाह किया था उसने, वो भी लाइफ के ऐसे वल्नरेबल फेज में। ये कोई छोटी बात तो थी नहीं, तो उसे खुद को संभालने में भी काफी वक्त लग जाता है। लेकिन जब वो उस वॉशरूम से निकलती है तब तक वो कंप्लीटली नॉर्मल हो चुकी थी, काम एंड कंपोज्ड। सबसे पहले वो अपने और क्लेयर के सारे कपड़ों को जला देती है, फिर उसके साथ मिलकर एक स्टोरी बनाती है, ताकि अगर पुलिस रायन को ढूंढते हुए उस तक पहुंच भी जाए तो भी उसके पास एक वैलिड पॉइंट हो खुद को सेफ गार्ड करने के लिए। स्टोरी ये थी कि कल क्लेयर और रायन दोनों एक साथ इस घर में आए थे, लेकिन यहाँ उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो केट के सामने ही रायन इस घर से निकल गया। एक्चुअली कल क्लेयर ने उसके फोन को यहाँ लेकर आई थी, तो अगर पुलिस को पता चला और उन लोगों ने उसका फोन लोकेशन ट्रेस किया तो उन्हें ये घर दिख जाएगा, इसीलिए ये स्टोरी बहुत जरूरी है। केट बार बार क्लेयर से कहती है इस स्टोरी को याद रखने के लिए, लेकिन क्लेयर को तो किसी और बात को लेकर टेंशन होने लगा था। उसे लग रहा था उसके माँ ने उस लेक में बॉडी को डिस्पोज करके गलती कर दी, वो लोग फंस जाएंगे। लेकिन केट उसे अश्योर करती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कुछ होने नहीं देगी। फाइनली उसके कॉन्फिडेंस देखकर क्लेयर को तसल्ली मिलती है और उनकी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में लौटने लगता है। अब रायन नहीं था तो क्लेयर भी अपनी माँ के साथ ही रहने लगी थी, फार्म के काम में हाथ बटाने लगी थी उनका रिश्ता भी धीरे धीरे सुधरने लगा था। लेकिन इसी बीच एक दिन फिर से एक झटका लगता है केट को। एक दिन शॉपिंग से लौटकर क्लेयर उसे बताती है उसे रास्ते पर जैकी मिला था, जो अभी उससे पैसों की मांग कर रहा था, क्योंकि उसे रायन तो मिल नहीं रहा और उसने कहा है कि अगर उसे पैसा नहीं मिला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रायन को तो वो ढूंढ निकालेगा ही, साथ में क्लेयर को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। अब इसका मतलब भली भांति समझ पा रही थी केट, उसे ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना था। तो वो अगले दिन ही रिचार्ड के चेक को कैश करती है और वो पूरा का पूरा कैश जाके थमा देती है जैकी को, इस उम्मीद में कि शायद इसके बाद वो उन्हें फिर से तंग नहीं करेगा, उन्हें चैन से जीने देगा वो। लेकिन असल में तो होता ठीक उसका उल्टा ही। अगले दिन ही केट के जागने से पहले ही कहीं गायब हो जाती है क्लेयर। केट के किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देती वो, ना फिर कभी घर वापस आती है। इधर दिन ब दिन केट की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्लेयर जानबूझकर उसे घोस्ट कर रही है या फिर वो फिर से किसी झमेले में फंस चुकी है। ऐसे में एक दिन अचानक ही उसे एक आइडिया आता है। उसे याद आता है क्लेयर ने उसके आईपैड में एक बार लॉगिन किया था, तो वो उसी से उसके फोन को ट्रैक कर सकती है। उसका ये प्लान काम कर जाता है और वो जा पहुंचती है शहर के बाहर एक आउटस्कर्ट एरिया में, जो बेसिकली सारे क्रिमिनल एंड एंटी सोशल टाइप के लोगों के छुपने की जगह थी।
वहाँ एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने पर तो कीट को रायन की गाड़ी भी दिख जाती है, जो लास्ट कई दिनों से उनके घर में ही थी क्लेयर के साथ। इससे कीट कंफर्म्ड हो जाती है और घर के की होल से अंदर झांकने की कोशिश करती है। वो यही सोच रही थी कि अगर उसे क्लेयर किसी मुसीबत में दिखे तो वो तुरंत पुलिस को कॉल कर पाएगी, लेकिन अंदर उसे जो दिखता है उससे तो उसका दिमाग ही घूम जाता है। वो देखती है अंदर सोफे पर क्लेयर बैठकर आराम से टीवी देख रही है और किसी से बात कर रही है। किससे? रायन से। वो जिंदा है और वही उसी घर में रह रहा है। तो फिर वो लाश किसकी थी? किट के दिमाग में बस यही सवाल चल रहा था, लेकिन इसका जवाब उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसे देखते ही रायन क्लेयर को लेकर वहां से उड़न छू हो जाता है। लिटरली धक्का मारकर हटा देता है कीट को। क्लेयर भी कुछ नहीं कहती। वो लोग तो अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन कीट, वो तो जैसे दलदल में फंस चुकी थी। उसके कदम जम चुके थे। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था उसके अपनी बेटी ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा, ऐसे धोखा दिया। क्यों? और कारण जो भी हो, अपने माँ के साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? इस हादसे से कीट जैसे बिल्कुल ही टूट जाती है। अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरने लगती है। वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। ऐसे में बस एक ही उपाय था इस गम को भुलाने का, अल्कोहल। किट उसी का सहारा लेती है और नशे में चूर होकर एक ब्लंडर भी कर बैठती है। रात के 2 बजे लेस को कॉल करके बता देती है सब कुछ, वो भी इन डिटेल्स। लेकिन इससे आखिर फायदा ही होता है कीट को, क्योंकि लेस से बड़ा वेल विशर उसका और कोई था नहीं। वो नेक्स्ट डे सुबह होते ही उसके घर आ जाती है और उसे सामान पैक करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पता था कीट को अभी सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो थी कंपनी। उसे इस घर से निकलने की जरूरत थी, तो उसके लिए सारे जरूरी अरेंजमेंट्स भी लेस ने ऑलरेडी कर लिया था। उसके एक दोस्त को कह दिया था कुछ दिनों के लिए घोड़ों को अपने पास ले जाकर रखने के लिए, और कूपर तो जरूर कीट के साथ ही जाएगा। ऑनेस्टली इस वक्त कीट को बिल्कुल ऐसे ही किसी एस्केप की जरूरत थी, जो उसे बिन पूछे ही मिल गया था। शायद जितना अकेला वो खुद को समझती है उतनी वो है नहीं। अगले 2 दिन लेस के घर में बहुत अच्छा बीतता है उसका। लेस और उसकी वाइफ उसे एक पल के लिए भी बोर होने नहीं देते, साथ में प्रॉपर रेस्ट भी मिलता है उसे। और तो और बहुत दिनों बाद उसे अपने पुराने दोस्तों की खबर भी मिलती है। पता चलता है सभी की हालत ऑलमोस्ट सेम ही है। हर कोई किसी ना किसी दुख से लड़ रहे हैं, जैसे मिस्टर ग्रैंडरसन। सुनाई पड़ता है बेचारे अल्जाइमर्स के पेशेंट बन चुके हैं, ज्यादातर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भूल चुके हैं। हालत ऐसी हो चुकी है कि अपने बच्चों को सेफ साइड में रखने के लिए उन्होंने अपने फार्म को जलाने की कोशिश भी करी, ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए और उन्हें फ्यूचर में उसे बेचने के लिए किसी झंझट में फंसना ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस वालों को उसकी साजिश के बारे में पता लग गया और उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। उल्टा अरेस्ट होना पड़ा बेचारे को इस उम्र में। क्या करने चले थे और क्या हो गया। लेकिन एटलीस्ट उनके बच्चे तो उनके साथ है, क्लेयर की तरह उन्हें अबैंडन तो नहीं किया। कि जब बैठे बैठे अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोच रही थी कि ठीक तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि कोई उसके घर आया है। चेक करने पर पता चलता है ये तो जैकी है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है। किट इनिशियली तो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब जैकी उस लाश को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है तब कीट को उससे मिलने के लिए राजी होना ही पड़ता है। वो उसी रात अपने घर वापस चली जाती है और अगली सुबह जैकी फिर से उसके घर में आकर हाजिर हो जाता है, और वो जो बताता है उससे सुनकर तो कीट की बोलती बंद हो जाती है। पता चलता है वो लाश असल में उनके किसी क्लाइंट की है, जिसे रायन और क्लेयर ने ड्रग्स बेचते वक्त ओवरडोज से मार डाला था। उसके बाद जब वो लोग सोच ही रहे थे कि इस लाश को लेकर क्या करें, तो क्लेयर ने ये आइडिया था कि वो लोग इसमें कीट की मदद ले सकते हैं। उसे मैनिपुलेट करना आसान होगा, जो रियलिटी में हुआ भी। किट ने खुद उस लाश को ठिकाना लगाया, जिसका मतलब अभी वो भी इस क्राइम में इक्वली इन्वॉल्व्ड हो चुकी है। अगर जैकी ने पुलिस को एक एनोनिमस टिप दे दी तो क्लेयर और रायन के साथ साथ उसका जेल जाना भी कंफर्म्ड है। असल में जैकी ने अपने बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों से पंगा ले लिया था जो उससे भी बड़े क्रिमिनल थे, तो उनसे बचने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए इस देश छोड़कर जाना होगा, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है, बहुत सारे पैसों की, जो उसे पता है कीट उसे दे सकती है। अब भले उसके पास कैश नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फार्म, जमीन, उसके घोड़े, ये घर, इनमें से कुछ बेचकर तो उसे पे कर ही सकती है ना। वो कीट को 2 दिन का वक्त देता है उसे ये पैसा देने के लिए, लेकिन शर्त ये रखता है कि ये 2 दिन वो अपने ही घर में हाउस अरेस्ट पे रहेगी। उसके फोन, कंप्यूटर, सारे कीज सब कुछ जैकी के पास रहेगा और जैकी भी इसी फार्म में रहेगा।
केट पर नजर रखने के लिए। नाउ ऑब्वियसली केट इस बात पर राजी नहीं होती। वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जैकी उल्टा उसे ड्रग देकर बेहोश कर देता है और कहता है उसे कोई फालतू ड्रामा नहीं चाहिए, बस पैसा चाहिए जो मिलने पर वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन केट जानती थी इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा, ये हमेशा ही उसे एक्सटॉर्ट करता रहेगा। इंस्टेड उसे कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी होगी, कुछ ऐसा जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। लेकिन अकेले ऐसे घर में कैद हालत में वो कर भी क्या सकती थी। पूरा एक दिन तो इसी टेंशन में बीत जाता है केट का। ऊपर से जैकी जो इसे फार्म के एक बार में रह रहा था, वो भी सुबह शाम उसे प्रेशराइज करने लगा था। ऐसे में अगले दिन उसे रियलाइज होता है कि जैकी को शायद उसके आईपैड के बारे में नहीं पता, नहीं तो वो जरूर ले लेता। मतलब वो इसके जरिए किसी से मदद मांग सकती है, लेकिन किससे और क्या मदद मांगेगी वो? कौन देगा उसे इतने सारे पैसे, वो भी 2 दिन के अंदर? यही सब सोचते सोचते क्लेयर की मैसेजेस पढ़ रही थी केट, जहां उसने अपनी माँ से माफी मांगी थी और इस लाश के बारे में भी बताई थी कि उसका नाम ग्रेग क्रेमिनिस्की है, वो उनका क्लाइंट था और उन लोगों ने गलती से उसे मार डाला वगैरह वगैरह। अब ये सब तो केट को ऑलरेडी पता था, तो उसे क्लेयर के इस झूठ मूठ के माफी में और कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। इस बार सारे हद पार कर चुकी थी वो। इंस्टेड केट अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में लग जाती है। कुछ देर चुपचाप बैठ के कुछ सोचती है वो, फिर कॉल लगाती है लेस को। उससे पूछती है मिस्टर ग्रैंडरसन को अरेस्ट क्यों किया गया था, आखिर उसने गलती कहाँ करी थी? तो उसे पता चलता है उन्होंने यूज तो करी थी अनडिटेक्टेबल फ्लेयर्स, लेकिन आग लगाते वक्त गलती से एक फ्लेयर वही छोड़ दिया था, जो बाद में इंश्योरेंस वालों को मिल गया और उनकी चोरी पकड़ी गई। अब ना लेस समझ पा रही थी कि केटी ये सब क्यों पूछ रही है, ना हम उसके सोच को समझ पा रहे थे, लेकिन इतना तो हमें पता था कि कुछ तो खिचड़ी पका रही थी वो अपने अंदर। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह जैकी को अपने फार्म के इंश्योरेंस पेपर दिखाती है, तब हमें पता चलता है कि वो भी मिस्टर ग्रैंडरसन की तरह इस फार्म को चलाने की सोच रही है, जिस पर ऑलमोस्ट $100,000 की इंश्योरेंस है। बस यहाँ प्रॉब्लम यही थी कि ये पैसा मिलने में कई महीने लग सकते हैं, तब तक जैकी ये देश छोड़कर जा चुका होगा। लेकिन इसका भी एक उपाय ढूंढ लिया था केट ने। वो कहती है कि वो जैकी को अपने फार्म में काम करने वाले किसी वर्कर की तरह इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती है, हर महीने $2,500 करके। इससे उस पर किसी का शक भी नहीं जाएगा। अब प्लान तो बिल्कुल सही था और अमाउंट भी कुछ कम नहीं था, लेकिन जैकी के मन में लालच जाग चुका था। वो केट को उसके घोड़ों को भी जलाने के लिए कहती है, उससे उसे उनका इंश्योरेंस मनी जो ऑलमोस्ट $50,000 के आसपास होगा वो भी मिल जाएगा। अब केट का इसमें कुछ भी सही नहीं था, उसे जैकी की बात माननी ही पड़ती है। डिसाइड ये होता है कि कल रात ही वो फ्लेयर्स खरीद कर ला देगा और कल रात ही केट आग लगाएगी, वो भी उसी के सामने। वो लोग जब इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे तो अचानक ही एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है केट के घर के तरफ। पता चलता है ये तो एमा है, केट की क्लाइंट। इनकी बेटी केट से हॉर्स राइडिंग का क्लास लेती है, लेकिन केट ने तो सारे क्लासेस कैंसिल कर दिए थे, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? ऊपर से जब केट उससे बात करने जाती है तो जैकी को शक होता है, क्या पता उसके जरिए केट मदद बुलाने की कोशिश करे तो वो केट को रोककर खुद ही जाता है और एमा के सामने खुद को एज अ हैंडीमैन प्रेजेंट करता है। लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज इतना क्रीपी था कि एमा तो लिटरली भाग निकलती है वहां से। इधर बाकी का दिन उनका प्रिपरेशन में ही बीत जाता है। केट पूरा बार्न भर के ही इकट्ठा कर लेती है और बार बार उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है, क्योंकि 130 डिग्री पर ही अपने आप ही कॉम्बस्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स क्वाइट यूजुअल, तो उन्हें भी बिल्कुल उसी टेम्परेचर में आग लगानी थी। रात होते ही वो प्रोसेस भी शुरू कर देती है केट। आखिरी बार अपने घोड़ों को अलविदा कहती है और फिर इंतजार करने लगती है सही समय का। प्लान ये था कि वो लोग 3 बजे के आसपास काम शुरू करेंगे, तो जैकी उससे पहले ही जाकर फ्लेयर्स ला देता है और वहीं पर खड़े देखने लगता है केट उनका इस्तेमाल ठीक से कर रही है या नहीं। उसे ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता, एक फ्लेयर से ही पूरे बार में आग लग जाती है और तेजी से फैलने भी लगती है, जिसे देखकर जैकी खुश होता है और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ता है। मगर केट वो नहीं भागती, बल्कि हेल्पलेसली खड़े खड़े अपने आंखों के सामने सब कुछ जलकर राख होते हुए देखती है, उस फार्म को जो उसे बेचना भी मंजूर नहीं था। फिर और क्या, कुछ ही घंटे में सुबह हो जाती है। पुलिस आती है और इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी, जिन्हें छानबीन करते वक्त जले हुए हिस्से में एक वायर स्टैंड मिल जाता है जो जनरली फ्लेयर्स में पाए जाते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंटेंशनली लगाई गई है। अब जाहिर से इस मामले में शक सबसे पहले केट पर ही जाता है और एक इंस्पेक्टर आते हैं उससे बात करने, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ये कहानी एक नई मोड़ ले लेती है।
हम देखते हैं फ्लेयर की बात सुनकर केट बिल्कुल भी घबराती नहीं, बहुत ही नॉर्मली डिनाई करती है। उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं था, ना पैसा ना मिलने का गम था, ना अरेस्ट होने का डर। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था ये सब होने वाला है और वो प्रिपेयर्ड भी थी। लेकिन जब उसे ऑलरेडी पता था मिस्टर ग्रैंडस्टर ने भी यही गलती करी थी, तो फिर जानबूझकर उसने भी वही गलती दोहराया क्यों? उधर अगले ही पल हमें फिर से एक और झटका लगता है जब वो इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्हें जले हुए बाण में से एक जली हुई लाश भी मिली है, किसी इंसान की। लाश बहुत ही सीवियरली डैमेज्ड है, इसीलिए उसे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा। अब ये काफी शॉकिंग रेवलेशन था, लेकिन इसे सुनकर भी केट उतना सरप्राइज नहीं होती। उल्टा इस मौके का फायदा उठाकर उस ऑफिसर से जैकी के बारे में शेयर करती है। वो कहती है जैकी उनके फार्म में एक एम्प्लॉय है, रिसेंटली ज्वाइन किया था उसने, बस 1 महीने ही हुए हैं और वो बाण के ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता था, तो कहीं ये उसकी लाश तो नहीं। केट उसे लेकर फेक कंसर्न्स तो जताती है, लेकिन साथ ही साथ इसे काउंटर करने के लिए वो खुद ये भी बता देती है कि अगर ये सच होता तो उसकी गाड़ी भी तो यही रहती ना, कल रात तक तो वो यही थी, लेकिन अब नहीं है और वो फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। इंटरोगेशन के वक्त केट ऑफिसर्स के मन में भी बहुत सारे सवाल प्लांट कर देती है और बातों को ऐसे मोड़ती है, इतनी नेचुरली उन्हें कन्वे करती है, जिससे वो ऑफिसर भी उस पर यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट तक इतना क्लियर हो चुका था कि केट कोई दूसरा ही गेम खेल रही है। वो एक एक करके सारी बातों को जैकी की तरफ पॉइंट आउट करने लगती है, जिससे उसका इस केस से बचना नामुमकिन हो जाए। पुलिस को ऐसा लगने लगे कि ये आग उसी ने लगाई है। ऊपर से जब केट ये बताती है कि जैकी का एक दोस्त था ग्रेग किमनेस के नाम से, जो कभी कभी उससे मिलने आता था, तब तो उसे ढूंढने के चक्कर में पुलिस को ये भी पता लग जाता है कि वो पिछले कई दिनों से मिसिंग है। और फिर जब उसके डेंटल रिकॉर्ड से इस लाश को मैच किया जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, जिससे पुलिस का शक भी और बढ़ जाता है। वो लोग जोरों शोर से जैकी को ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर उसे ढूंढ भी लेते हैं। और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इनिशियली इंटरोगेशन के वक्त जैकी कुछ भी जानने से इनकार करता है, इवन वो केट को पहचानने से भी इनकार करता है, जिससे उल्टा ही फंसता है वो, क्योंकि केट ने ऑलरेडी उसके अकाउंट में $2500 का पेमेंट कर दिया था एज ए सैलरी, और ईमा के सामने उसने खुद कहा था कि वो इस फार्म में काम करता है। और तो और फ्लेयर भी तो उसी ने खरीदा था एक लोकल गैस स्टेशन से, जिनका सबूत यानी कि सीसीटीवी फुटेजेस ऑलरेडी पुलिस के पास पहुंच चुकी थी। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पुलिस उसे ग्रेग की फोटो दिखाकर उस लाश के बारे में पूछती है तब बहुत बुरा फंसता है जैकी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता वो लाश उस बाण में कैसे पहुंची, फिर डिनाई करने के चक्कर में उससे और बड़ी गलती हो जाती है। फाइनली उसे समझ आने लगा था कि ये सब किया धरा असल में केट का ही है। इन रियलिटी वो कभी जैकी के मुताबिक चल ही नहीं रही थी, उल्टा उसे अपने प्लान में ट्रैप कर रही थी वो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जैकी ये बात टाइमली कभी समझ ही नहीं पाया और बार बार कॉन्ट्राडिक्टरी बयान देकर उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अभी पुलिस को सब सच बताकर भी कोई फायदा नहीं होता, कोई यकीन ही नहीं करता उस पर। एक्चुअली ग्रेग के बारे में छानबीन करते वक्त उन्हें यह पता चला था कि वो एक ड्रग एडिक्ट था और जैकी था उसका डीलर। तो वो लोग यही मानने लगे थे कि जरूर उस रात उस बार में उनके बीच पैसों को लेकर कोई आर्गुमेंट हुआ होगा, जिस वजह से जैकी ने ग्रेग का खून कर दिया और उसके लाश को छुपाने के लिए इस बाण को जलाने की कोशिश करी। उनके लाइन में तो ये सब कॉमन है। और अभी जैकी इसीलिए केट का एम्प्लॉय होने से डिनाई कर रहा है ताकि उस बाण से उसका कोई ताल्लुक साबित ना हो पाए। मगर केट ऐसा होने नहीं देती। अपने कन्विंसिंग स्टोरी टेलिंग से जैकी को बिल्कुल कॉर्नर कर देती है वो, जिससे वो पहुंच जाता है जेल के सलाखों के पीछे और वो खुद इनोसेंट साबित हो जाती है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है फिल्म के आखिरी पड़ाव में, जब हमें फ्लैशबैक में फिर से उसी रात का नजारा दिखाई देता है। पता चलता है इस सब की शुरुआत हुई थी उस दिन जब होम बाउंड रहते वक्त केट ने लेस को कॉल करी थी। उसी के साथ मिलकर सारा प्लानिंग करी थी उसने, और एमा को कॉल करके आने के लिए भी तभी कहा था ताकि बाद में उसे गवाह के तौर पर पेश किया जा सके। लेस के मदद से ही एक रात छुपकर बाहर जाके लेक से उस लाश को उठा के ले आई थी केट, और फिर इसे फार्म के एक फ्रीजर में रख दिया था सही समय इस्तेमाल करने के लिए। फिर जब अगली रात केट ने अपने बाण में आग लगाई तब उसने जानबूझकर ही उस वायर स्टैंड को वहां छोड़ा था ताकि पुलिस को शक हो। वो चाहती ही थी कि उन्हें लगे ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश है, तभी तो फंसा पाएगी वो जैकी को।
उस रात जैकी के निकल जाने के बाद उसने और लेस ने मिलकर उस लाश को ले जाकर बांध में रख दिया और साथ ही साथ सारे घोड़ों को भी आज़ाद कर दिया था उन्होंने। आखिर वही तो था उनका जीने का सहारा, उन्हें कैसे कुछ होने देती वो। मगर हाँ, ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर लेस उसका साथ नहीं देती। केट बहुत ग्रेटफुल थी उसके प्रति और शायद जिंदगी भर रहेगी। उसी के मदद से तो एक नया जीवन मिला था केट को। एक तरफ इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल गया था उसे, तो दूसरी तरफ जैकी के हाथ से मुक्ति भी मिल गई थी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इस सब के पीछे जो मेन कल्प्रिट थी उसकी बेटी क्लेयर, क्या केट कभी उससे पीछा छुड़ा पाएगी? शायद नहीं। आखिर वो है तो एक माँ ही ना, और भला एक माँ कब तक अपने बच्चे से नाराज रह पाएगी? मे बी वो माफ तो कर देगी उसे, लेकिन फिर कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पाएगी उस पर। उसने वो भरोसा खो दिया था। और वैसे भी अभी केट को किसी की जरूरत भी नहीं थी, अकेले रहना सीख चुकी थी वो, और शायद यही ठीक था उसके लिए। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।